साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। यह संसद का पार्ट 3 है। अब तक हम राज्यसभा, लोकसभा, संसद की सदस्यता, संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया, संसद के सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन, यह सब कवर कर चुके हैं। आज हम बातें करेंगे संसद का कामकाज, संसदीय विशेषाधिकार और संभव हुआ तो संसदीय समितियां। यदि संसदीय समितियां इस बार नहीं हो पाई तो अगले ऑडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं संसद का कामकाज। तो जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है तब उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन होता है, अर्थात एक मीटिंग। अधिवेशन को सामान्यतः 2 बैठकों में विभाजित किया जाता है। पहली बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर भोजन अवकाश अर्थात लंच ब्रेक तक चलती है और दूसरी बैठक लंच ब्रेक के बाद शुरू होकर तब तक चलती है जब तक पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित न कर दे। पूरे कार्य दिवस को प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालिक चर्चा में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्नकाल। तो जो शुरुआत होती है संसद के कार्य दिवस की उसका जो पहला घंटा अर्थात सुबह 11 बजे से सुबह दोपहर में 12 बजे तक का जो समय होता है हम उसे प्रश्नकाल कहते हैं। इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अब प्रश्नों को हम 3 प्रमुख वर्गों में बांट देते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न तथा अल्प सूचना प्रश्न। और साथ में प्रश्नों का एक चौथा वर्ग भी बोल देते हैं जिसमें गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, उसको हम ग्रुप में बांट देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसमें मंत्री द्वारा मौखिक रूप में उत्तर दिया जाता है और हम पहचान के लिए क्या करते हैं, इसमें प्रश्न के साथ एक सितारा का चिन्ह अंकित कर देते हैं और इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति भी होती है। एक तरीके से कह सकते हैं ये डिबेट जैसा सिस्टम हो गया। दूसरा है अतारांकित प्रश्न और इसके उत्तर लिखित में दिए जाते हैं और सामान्य तौर पर इस पर सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न अर्थात शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। ये वे हैं जिनका संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक विषय से होता है तथा जिन्हें साधारण प्रश्नों के लिए निर्धारित 15 दिन की अवधि से कम समय की सूचना देकर पूछा जाता है। तारांकित प्रश्नों की तरह इनका उत्तर भी मौखिक रूप में दिया जाता है और इसमें भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चौथा जो प्रकार है वह गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न का है, अर्थात वे सदस्य जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं हैं लेकिन किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी कार्य के लिए वह उत्तरदायी होते हैं। अब इसके बाद प्रश्नकाल के बाद जो दूसरा आवर शुरू होता है उसे हम कहते हैं शून्यकाल, अर्थात यह 12 बजे से शुरू होगा और इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के
कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, अर्थात यह अनौपचारिक है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व हो जाता है। इसमें पहले से नहीं बताया जाता, ताकि इससे ये प्रभाव होता है कि कोई मंत्री हो सकता है किसी विषय पर प्रिपरेशन न करके आया हो, तो इससे निंदा की जा सकती है। इसीलिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के। शून्यकाल की जो चर्चा है संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है, और यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है, और इसकी शुरुआत 1962 से की गई थी। अगला है आधे घंटे की चर्चा। होता यह है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया जाता है, यदि उस पर कोई विवाद उठता है, उस पर कोई मामला उठता है और उस पर चर्चा करनी हो, तो लोकसभा में 3 दिन इसके लिए नियत किए गए हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। इसमें आधे घंटे उन पर हम चर्चा कर सकते हैं। और राज्यसभा में अगर ऐसी चर्चा करनी हो तो सभापति द्वारा नियत किसी भी दिन की जा सकती है, अर्थात इसमें कोई दिन निर्धारित नहीं है। और यह सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच में होती है, पर ध्यान रहे कि इसमें पर्याप्त लोक महत्व का प्रश्न होना चाहिए। और अगला वर्ग है अल्पकालीन चर्चा। यदि कोई संसद सदस्य किसी अर्जेंट तथा पब्लिक इम्पोर्टेंस अर्थात अविलंबनीय और लोक महत्व से जुड़े मुद्दे को संसद के ध्यान में लाना चाहे, तो अल्पकालीन चर्चा के लिए महासचिव को सूचना दे सकता है। और यदि यह सूचना पीठासीन अधिकारी को संतुष्ट लगती है कि यह मामला लोक महत्व का है, तो वह इसे संसद में तुरंत उठाने की अनुमति दे सकता है। अल्पकालीन चर्चा को 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः यह चर्चा 2 घंटे तक होती है। अब हम आते हैं जो विभिन्न प्रकार के हम प्रस्ताव सुनते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव। तो इन प्रस्तावों पर हम अब चर्चा करेंगे। ऐसा कह सकते हैं कि प्रस्ताव और संकल्प संसदीय कार्यवाही के साधन है, क्योंकि जो संसद की कार्यवाही है वह विभिन्न प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से चलाई जाती है। पहला प्रश्न यही उठता है कि प्रस्ताव का अर्थ क्या है। तो प्रस्ताव वह युक्ति है जो संसद को गति प्रदान करती है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। संसद में कोई भी कार्य जो होता है उसके संबंध में जो भी कार्यवाही की जाती है वह प्रस्ताव के रूप में ही प्रस्तुत की जाती है, और प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है या किसी प्राइवेट सदस्य द्वारा भी। और संकल्प जो होता है उसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे हम संकल्प कहते हैं। अब आते हैं एक एक करके प्रस्तावों को समझते हुए चलते हैं। तो पहला है विश्वास प्रस्ताव। यह सामान्यतः यह शो करने के लिए होता है कि लोकसभा में समर्थन है या नहीं। यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आशय होता है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का समर्थन हासिल है। क्योंकि यदि हम आर्टिकल 75 पर ध्यान दें तो उसमें यह जरूरी दिया है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो।
अब हम दूसरा आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। शब्द से ही स्पष्ट है, अविश्वास प्रस्ताव को लाने वाला विपक्ष होगा। जैसे विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जाता है। जैसे विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि यह शो कर सके कि हमारा लोकसभा में समर्थन है, और अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि यह शो किया जा सके कि जो वर्तमान सरकार है उसका लोकसभा में पर्याप्त समर्थन हासिल नहीं है, और यदि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना होता है, और यह प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो लोकसभा विघटित हो जाएगी, अर्थात सरकार गिर जाएगी, अन्य फिर दोबारा जन चुनाव होंगे। तो जब लोकसभा विघटित होगी, इसलिए इसमें निहित है कि इसको लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। अब अगला प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव, और निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है, और यह भी किसी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सरकार कार्य कर रही होती है, नीतियां बना रही होती है, उसके प्रति अपनी असहमति प्रदर्शित करना। अर्थात यह आवश्यक है कि निंदा प्रस्ताव लाने में यह बताया जाए कि वह सरकार की किन नीतियों का या कार्यों के विरुद्ध में इस प्रस्ताव को ला रही है। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, लेकिन निंदा प्रस्ताव के लोकसभा में पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, यह जरूर होता है, या कहें यह दबाव बन जाता है कि वह जल्दी से जल्दी विश्वास प्रस्ताव या फिर किसी अन्य माध्यम से लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है तो साधारणतः विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को भी लोकसभा में पेश कर सकती है। अगला है विशेष अधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। यदि उनका विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो वह विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला प्रस्ताव है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। शब्द से ही स्पष्ट है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उस समय पर लाया जाएगा जब किसी अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मुद्दा हो, अर्थात अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा हो। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित कर सकता है जो अविलंबनीय लोक महत्व का हो, और इस प्रस्ताव के माध्यम से संबद्ध मंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह उस मुद्दे पर संक्षिप्त वक्तव्य दे।
मंत्री या तो उस विषय पर तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन भाषण देने के लिए समय की मांग कर सकता है। अगला प्रस्ताव है स्थगन प्रस्ताव, और इस प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर संसद में चर्चा के लिए सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करना है। अर्थात अन्य जो मामले चल रहे हैं उनको स्थगित करो, अर्थात नियमित कार्यवाही को स्थगित करो, और कोई निश्चित जो मामला है जो बहुत ही अर्जेंट है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए है, उस पर चर्चा कराइए। और 50 सदस्यों के समर्थन के साथ तथा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह प्रस्ताव पक्ष या विपक्ष कोई भी सदस्य ला सकता है, और यह प्रस्ताव पारित हो जाता है यदि तो इसमें उठाए गए मामलों पर चर्चा के लिए सदन की नियमित कार्यवाही रोक दी जाती है, और फिर इस पर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होती है। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं, जैसे एक बार में सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया जा सकता है, एक से अधिक नहीं, और किसी महत्वपूर्ण मुद्दों का ही, और जो तत्कालिक मुद्दा होता है उसी का उठाया जाएगा, किसी पुराने या साधारण विषय का नहीं, और यह पब्लिक इम्पोर्टेंस में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता, जैसे न्यायालय में यदि कोई मुद्दा विचाराधीन है, तो यदि यह मुद्दा संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़ा हुआ हो, उसी सत्र में चर्चा में आ चुका हो, या किसी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता हो। अर्थात यदि वह मुद्दा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है, तब स्थगन प्रस्ताव को नहीं लाया जाएगा। इस तरीके से स्थगन प्रस्ताव के लिए यह कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। तो जो लोकसभा के प्रथम जो भी चुनाव हो जाते हैं, उसका पहला सत्र की शुरुआत में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति अपना एक अभिभाषण प्रस्तुत करता है संयुक्त अधिवेशन में, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की जो भविष्य की योजनाएं होंगी उसका जिक्र होता है। फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा भी होती है, फिर मतदान होता है, और यह चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में ही होती है। इस प्रस्ताव का पारित होना सरकार के अस्तित्व की शर्त है, क्योंकि यदि यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो यह मान लिया जाता है कि सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। अगला है समापन प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सदन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोककर संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। अगला है अनियत दिन वाले प्रस्ताव। यह वे प्रस्ताव हैं जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किए गए हैं, पर अभी उन पर चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है। और फिर इस सदन की कार्यसूची को देखा जाता है और कार्य मंत्रणा समिति से सलाह ली जाती है, फिर उसके लिए कोई नियत तिथि दी जाती है। अगला है औचित्य प्रश्न। यदि सदन कार्यवाही के संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो कोई सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है। यह इसका उद्देश्य होता है।
तो यह था प्रस्ताव के बारे में। अब थोड़ा समझते हैं संकल्प के बारे में। तो संकल्प हमेशा महत्वपूर्ण प्रस्ताव के रूप में ही होता है तथा हर संकल्प पर अनिवार्यतः मत विभाजन कराया जाता है। सभी संकल्प वस्तुतः महत्वपूर्ण प्रस्तावों के वर्ग में ही शामिल होते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रस्तावों का एक व्यापक वर्ग है और उसका एक उपवर्ग संकल्प होता है। संकल्प किसी मंत्री द्वारा भी लाए जा सकते हैं और गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्यों द्वारा भी। अब आते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 120 पर नजर डालें तो यह कहता है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। साथ ही आर्टिकल 120 में ही दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी ऐसे सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं जो अंग्रेजी या हिंदी में अभिव्यक्ति करने में असमर्थ है। जो सदस्य हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में अपनी बात कहना चाहते हो, उन्हें पीठासीन अधिकारी को अग्रिम रूप में सूचना देनी होती है ताकि उनके भाषण के तत्काल मौखिक अनुवाद की व्यवस्था कराई जा सके। अर्थात यदि आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है तो आप पीठासीन अधिकारी को सूचित करेंगे और वह आपको इसके अनुमति देने के साथ में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो आपकी भाषा को हिंदी या इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सके। तो ये था संसद के प्रस्ताव, संकल्प और संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अब आते हैं संसदीय विशेषाधिकार। जो संसद के सदस्य हैं वह अपने कार्य को उचित तरीके से निर्वाह कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसी को हम कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार और इसको संविधान में आर्टिकल 105 में निर्देशित कर दिया गया है संसद के लिए, और आर्टिकल 194 में राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह अधिकार जो है वह संसद के सदस्यों के साथ साथ महान्यायवादी तथा केंद्रीय मंत्रियों को भी दिए गए हैं, क्योंकि उन्हें संसद के सदनों या समितियों में भाग लेने तथा बोलने का हक है। पर ध्यान रहे कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिए गए हैं, भले ही उसे संसद का एक अंग माना जाता है, क्योंकि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के से मिलकर तय होती है, फिर भी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 का संबंध संसदीय विशेषाधिकारों से है और इसमें दो विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी है कार्यवाहियों के प्रशासन का अधिकार। साथ में एक प्रावधान यह भी किया गया है कि संसद इसके लिए विधि बना सकती है संसदीय विशेषाधिकारों के लिए, लेकिन अभी तक संसद ने कोई भी विधि इसके लिए नहीं बनाई है। अब हम यदि संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण करें तो हम इसको दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। ऐसे विशेषाधिकार जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त हैं और ऐसे विशेषाधिकार जो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को प्राप्त हैं, अर्थात एक ग्रुप में और दूसरा इंडिविजुअल। अब यदि हम सामूहिक विशेषाधिकार पर नजर डालें तो हम इसको कुछ उपभाग में बांटकर देख सकते हैं, जैसे कार्यवाहियां चलाने का अधिकार,
बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी सदस्यों को दंड देने का अधिकार, अपनी चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार तथा साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। कार्यवाहियां चलाने का अधिकार का मतलब है कि कार्यवाहियों को अपने तरीके से चलाने का अधिकार सदन को मिला हुआ है। बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार तथा प्रकाशन रोकने का अधिकार का आशय यही है कि वह अपनी किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित करवा सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को प्रकाशन का अधिकार दे सकते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि कोई कार्यवाही प्रकाशित नहीं होनी चाहिए तो उसको प्रकाशन से रोका भी जा सकता है। बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार सिर्फ इतना है कि यदि उन्हें लगता है कि कोई बैठक का गुप्त सत्र बनाना है, आयोजित करना है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को बाहर भेज सकते हैं। विशेषाधिकार हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार का आशय यह है कि उन्हें यदि लगता है कि उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सदन के सदस्य या बाहरी व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो विशेषाधिकार उल्लंघन का मतलब है सदन की अवमानना। यहाँ दंड का अर्थ है कि उस व्यक्ति की निंदा की जा सकती है और उसे कारावास भी दिया जा सकता है, अर्थात उसके थोड़े जुडिशरी के राइट भी उनको इस प्रकार से मिले हुए हैं। अगला है कि अपनी चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार, यानी कि प्रत्येक सदन को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले किसी भी विषय पर फैसला ले सके। ध्यान रहे कि सदन परिसर में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सदस्य हो या गैर सदस्य, न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उसके विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। अगला है साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। इसका साधारण अर्थ यह है कि संसद के प्रत्येक सदन को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार हनन के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार दिया गया है। और अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। पहले हमने सामूहिक विशेषाधिकार देखे ये सब, अब हम देखते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार में सबसे पहले है कि सिविल गिरफ्तारी से उन्हें मुक्ति है, अर्थात संसद सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मतलब यदि लगता है कि उसने कोई गुनाह किया है सिविल मामले का, तो भी उसे संसद सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों तक ही सीमित है, किसी आपराधिक मामले से नहीं। साथ ही यदि न्यायालय की अवमानना की गई है तो भी यह संरक्षण उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा है गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यदि संसद का सत्र चल रहा होता है, उस समय किसी सदस्य को किसी मामले में गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता। और तीसरा है वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि संसद का सदस्य
संसद के भीतर की गई अपनी अभिव्यक्तियों के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। याद रहे, संसद के भीतर अर्थात संसद के बाहर संसद सदस्य एक साधारण नागरिक के ही समान है, अर्थात उस पर वे सभी सीमाएं आरोपित होती हैं जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर आरोपित की गई हैं। तो इस तरीके से यह था संसदीय विशेषाधिकार। अब मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा। अगले ऑडियो में हम संसदीय समितियों पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से यह काफ़ी बड़ा भी बैठेगा और संभव हुआ तो थोड़ी सी हम चर्चा लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के ऊपर तथा संसद की सर्वोच्चता के ऊपर हम बात करेंगे और उसी के साथ संसद भी फिर समाप्त हो जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।